Hello students, I am Parvinder Singh and today we will discuss about the topic dividend decision of chapter number 9 class 12 business studies. Before this video, we discuss about the meaning of the financial management and two decisions of the financial management. First is investment decision and second is financing decision. स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में पढ़ा था। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हमने थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं आपको। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या होता है कि हम लोग प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं, किस प्रोजेक्ट में हमने पैसा लगाना है। मींस हम लोग एसेट्स का सिलेक्शन करते हैं कि किन किन एसेट्स में हम लोग लगाएंगे और उनके फैक्टर्स को, कौन कौन सी चीज़ें हमारे डिविडेंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन को इफेक्ट करेंगी, वो पढ़ी था। नेक्स्ट हमने फाइनेंशियल डिसीजन पढ़ा था। फाइनेंशियल डिसीजन में हमने पढ़ा था कि किन किन सोर्सेज से आप लोग पैसा अरेंज कर सकते हैं। दो सोर्स पढ़े थे हमने, ऑनर्स एंड बोरो, उनको कंपेयर किया था, उनकी कॉस्ट, रिस्क, कैश फ्लो पोजीशंस। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिविडेंड डिसीजन विच इज़ द थर्ड डिसीजन ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तीसरा डिसीजन है, पहले में इन्वेस्टमेंट, दूसरे में फाइनेंशियल और तीसरा है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन में क्या होता है, इज द पोर्शन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट दैट इज डिस्ट्रीब्यूट टू द ऑनर shareholder. It result in current income of the shareholders. शेयर की जो इनकम होती है उससे रिलेटेड हम लोग जो डिसीजन लेती है कंपनी, आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कितने रेट से हम लोग डिविडेंड डिसीजन डिक्लेयर कर सकते हैं, कितना कम होगा या ज़्यादा होगा, कौन कौन सी चीज़ें उसको इफेक्ट करेंगी। रिटेन अर्निंग इज इक्वल टू द पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट केप्ट इन द दैट इज री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। क्योंकि ये डिविडेंड डिसीजन जो होता है इसमें हम लोग कुछ पैसा क्या करते हैं, रिजर्व करते हैं, रिटेन करते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग रिटेन अर्निंग बोलते हैं। रिटेन अर्निंग करना हर बिजनेस के लिए, हर कंपनी के लिए ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि किसी के बिजनेस के लिए अगर फ्यूचर में मान लो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको पैसा अगर कहीं से अरेंज नहीं हो पाता है तो वो रिटेन अर्निंग से पैसा अरेंज कर पाता है। क्योंकि रिटेन अर्निंग खुद का सोर्स होता है, खुद का पैसा होता है जो कंपनी ने शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया होता है। वो प्रॉफिट का हिस्सा होता है जो शेयर होल्डर को ना बांटकर कंपनी क्या करती है, रिजर्व करती है, और जिस पैसे को हम लोग फिर से बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। सो रिटेन अर्निंग भी क्या है, ज़रूरी है। तो इसी डिसीजन में हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि रेट ऑफ रिजर्व हमारा कितना रहेगा, रेट ऑफ डिविडेंड हम लोग कितना करेंगे, कि जितना हमें प्रॉफिट हुआ है उसमें से कितना पोर्शन रिजर्व किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा, और कितना पैसा क्या है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। क्योंकि अगर आप सारा पैसा रिजर्व कर लेते हैं तो कोई भी इन्वेस्टर नेक्स्ट टाइम आपके बिजनेस में पैसा नहीं लगाएगा, और अगर आप सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो फ्यूचर अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और आप पैसा कहीं से अरेंज नहीं कर पाते हैं तब आपको पैसे की क्या हो सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है। इससे रिलेटेड डिसीजन लेना ही हमारा क्या कहलाता है, डिविडेंड डिसीजन होता है। और इस डिसीजन में हम लोग सम फैक्टर्स हैं जो हमारे डिविडेंड डिसीजन को इफेक्ट करते हैं कि डिविडेंड डिसीजन लेने से पहले हमें कौन कौन से फैक्टर्स को क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। फर्स्ट है अर्निंग। अर्निंग मीन्स होता है कि कंपेयरिंग द हाई एंड स्टेबल अर्निंग को डिक्लेयर हाई एज ए पेड आउट ऑफ द करंट और पास्ट अर्निंग। अगर आपकी अर्निंग स्टेबल है, आपको पता है कि जितने अर्निंग हमारे पिछले साल होती आ रही कि प्रॉफिट मान लीजिए हमारा हर साल जो है 10 लाख 15 लाख होता आया है, तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं, हम लोग डिविडेंड रेट क्या रख सकते हैं, हाई रख सकते हैं। मीन्स अगर आपको लगता है कि आपकी जो अर्निंग कैपेसिटी वो स्टेबल है, ना तो कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है ना ही कभी बहुत कम हो जाती है, उस कंडीशन में आप लोग अपना डिविडेंड रेट जो रखेंगे वो ज़्यादा रखेंगे। और अगर आपको लगता है कि अर्निंग हमारी फ्लक्चुएट करती है, कभी ज़्यादा होती है कभी कम हो जाती है, तो उस कंडीशन में आपको अपना डिविडेंड रेट क्या रखना चाहिए, कम रखना चाहिए। क्योंकि इन फ्यूचर अगर अर्निंग कम हुई तो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपके पास अगर अपना रिजर्व होगा, पैसा रिटेन किया होगा, तो उस पैसे को आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फैक्टर आता है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड मीन्स the company generally follow the policy of stable dividend. The dividend per share is not alerted and change in case earning change by the small portion or increase in the earning in the temporary in the nature. Stable of dividend means कुछ कंपनीज अपना गुडविल मेंटेन रखने के लिए, जो बड़ी कंपनी है
वो चाहती हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा किसका सोचा जाए, शेयर होल्डर्स का, क्योंकि शेयर होल्डर कंपनी के मालिक होते हैं और उन्होंने पैसा लगा रखा होता है और कंपनी उन्हीं के बेस पे चलती है। उनको ध्यान में, उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए कंपनी अपनी जो डिविडेंड पॉलिसी है वो हमेशा स्टेबल रखती है। बड़ी कंपनी, इससे गुडविल भी मेंटेन रहती है, शेयर होल्डर्स भी खुश रहते हैं। इन फ्यूचर अगर कंपनी को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती पैसे की तो उन शेयर होल्डर से पैसा ले लेते हैं। उस कंडीशन में कंपनी जो है डिविडेंड रेट क्या रखती है, ठीक ठाक रखती है, ज़्यादा रखती है, मीन्स कम वहाँ पे अपना डिविडेंड रेट है उसको कम डिक्लेयर नहीं करती है, मतलब मीन्स रिजर्व वो कम करती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है ग्रॉस प्रॉस्पेक्टस, जो हमें हमारे डिविडेंड डिसीजन को इफेक्ट करता है। ग्रोथ प्रॉस्पेक्टस में क्या होता है कि अगर आपके पास कोई प्लान है, अगर आप कंपनी को और बड़ा करना चाहते हैं और ब्रांचेस खोलना चाहते हैं तो आपको डिविडेंड रेट क्या रखना पड़ेगा, कम डिक्लेयर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको रिजर्व क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा, तो क्योंकि पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। पैसे की ज़रूरत अगर आपके पास पैसा होगा तभी आप कंपनी की ग्रोथ करवा पाएंगे। सो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कोई ग्रोथ प्रपोजल है, अब इन फ्यूचर आप कोई प्रोजेक्ट नया लगाना चाहते हैं तो आप डिविडेंड रेट क्या रखेंगे, कम रखेंगे। अगर आपके पास कोई ग्रोथ प्लान नहीं है, बिजनेस सेम उसी में रखना चाहते हैं तो आप डिविडेंड का रेट क्या रखेंगे, ज़्यादा रखेंगे। मीन्स ग्रोथ में डिविडेंड डिक्लेयर कम करें, और अगर ग्रोथ प्रॉस्पेक्टस है तो ग्रोथ प्रोजेक्ट नहीं है, आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है बिजनेस को आगे बढ़ाने की, तो डिविडेंड का रेट क्या रखिए, ज़्यादा रखिए। नेक्स्ट आ जाता है कैश फ्लो पोजीशन। डिविडेंड इन्वॉल्व आउटफ्लो ऑफ द कैश। डिविडेंड का मतलब हो गया कि आपका पैसा अगर आपने डिक्लेयर किया तो पैसा आपके पास से जाएगा। मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ एडुकेट कैश इज़ फॉर द मोस्ट रिक्वायरमेंट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। मीन्स आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, क्या आप डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद कि आपके पास इतना पैसा बचता है कि आप अपने जो डे टू डे खर्चे हैं उसको आसानी से पूरा कर सकते हैं। अगर कोई नया प्लानिंग है आपकी, उसमें पैसा आपको ईजिली अरेंज हो सकता है तो डिविडेंड रेट क्या रखिए, ज़्यादा। और आपकी अगर ये आपको पता है कि आपकी कोई जो पोजीशन अच्छी नहीं है, आपकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है, पैसा आपको इन फ्यूचर ज़रूरत है, तो आप डिविडेंड रेट क्या रखेंगे, कम रखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स। अगर क्योंकि कंपनी जो होती है, कंपनी में ये नहीं है कि कौन पैसा लगाएगा कौन नहीं लगाएगा, वो कैटेगराइज होता है, बहुत सारे लोग पैसा लगा सकते हैं। यहाँ पे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी कंपनी में कुछ ज़रूरतमंद लोगों ने पैसा लगा रखा है, जिनका इनकम का ज़रिया क्या है, डिविडेंड ही है, मीन्स जैसे ओल्ड पेंशन वाले लोगों ने पैसा लगाया है या मिडिल क्लास वाले लोगों ने पैसा लगाया है, तो डिविडेंड रेट क्या रखिए, आप ज़्यादा रखिए। और अगर आपको लगता है आप में जो शेयर होल्डर्स हैं वो वेल्थी, उनके पास संपन्न है, पैसे की कोई कमी नहीं है, उस कंडीशन में आप अपने डिविडेंड रेट का हिसाब अपने हिसाब से रख सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ पे कि आपके डिविडेंड से ही किसी का लाइवलीहुड जुड़ा हुआ है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के खर्चे उसी से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे आप अपनी कंपनी का डिविडेंड जो है डिक्लेयर ज़्यादा करें, मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन आप ज़्यादा रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग शेयर्स को प्रेफरेंस ज़्यादा देंगे, शेयर होल्डर्स को। नेक्स्ट आ जाता है टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी भी हमारे डिविडेंड डिसीजन को इफेक्ट करती है। कैसे? इफ़ द टैक्स ऑन डिविडेंड इज़ हाइयर द कंपनी विल प्रेफर लेस। अगर टैक्स रेट ज़्यादा है तो डिविडेंड रेट क्या रहेगा, कम रहेगा, क्योंकि हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। और अगर टैक्स रेट क्या है, लो है, तो डिविडेंड डिक्लेयर क्या रहेगी, कंपनी ज़्यादा डिक्लेयर करेगी। सो ये हमारी टैक्सेशन पॉलिसी भी हमारे डिसीजन को क्या करती है, इफ़ेक्ट करती है। कि अगर आप टैक्सेशन, गवर्नमेंट अगर टैक्स हाई रखती है तो कंपनी विल लेस इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, एंड वेयर एज द टैक्स इज लो देन द कंपनी में डिक्लेयर हाई। तो वाइस वर्सा है कि टैक्स ज़्यादा होगा तो डिविडेंड रेट कम होगा, और टैक्स कम होगा तो डिविडेंड भी क्या करेंगे हम लोग, ज़्यादा रखें, क्योंकि हमारे पैसा सरप्लस ज़्यादा बच रहा है, टैक्स हमें क्या देना पड़ रहा है, कम देना पड़ रहा है। क्योंकि जो इनकम जो टैक्स पड़ता है वो हमारे जो पैसा बच जाता है डिविडेंड डिक्लेयर होने से पहले हमारे ऊपर टैक्स चार्ज कर दिया जाता है। अगर टैक्स हम कम देंगे तो पैसा हमारे पास बचेगा, तो डिविडेंड डिक्लेयर भी हम क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे। और अगर हमारे ऊपर टैक्स ज़्यादा पड़ता है तो डिविडेंड डिक्लेयर क्या रहेगा, कम रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है कि कैपिटल मार्केट्स कंडीशन। कैपिटल मार्केट कंडीशन में क्या होता है कि अगर आपको लगता है कि आपकी कंपनी की गुडविल अच्छी है, आपको इन फ्यूचर पैसा इजीली मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मार्केट बूम पीरियड पे चल रही है, आप इजीली पैसा अरेंज कर सकते हैं, तो डिविडेंड रेट क्या रखिए, आप ज़्यादा रखिए।
और अगर आपको लगता है कि मार्केट पोजीशन अच्छी नहीं है, डिविडेंड हम लोग कम डिक्लेयर करेंगे, पैसा आपको इजीली अरेंज नहीं होगा, हमें पैसा वही यूज़ करना पड़ेगा जो ऑलरेडी हमारे पास पड़ा हुआ है। सो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, अपना डिविडेंड रेट क्या रखेंगे, कम रखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है इशू ऑफ बोनस शेयर। कंपनी विद ए लार्ज रिजर्व में आल्सो डिस्ट्रीब्यूट बोनस शेयर इंक्रीजिंग द कैपिटल एज इट इज सिग्निफिकेंस ग्रोथ ऑफ द कंपनी एनहेंस द इट्स रेपुटेशन आल्सो। अगर आप बोनस शेयर इशू करना चाहते हैं, आपको लगता है कि बोनस शेयर इशू करने चाहिए, तो बोनस इशू शेयर्स करने के लिए आपको कोई पैसा आपके पास आएगा तो नहीं, लेकिन इवन आपको पैसा उल्टा देना पड़ेगा डिविडेंड के रूप में। तो वहाँ पे आपको डिविडेंड रेट पहले से क्या करना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा, क्योंकि आप इन फ्यूचर बोनस शेयर इशू कर रहे हैं। और अगर आप बोनस शेयर इशू नहीं करते हैं तो आपको डिविडेंड रेट क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है लीगल कंस्ट्रेंट्स। लीगल कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है कुछ कानूनी प्रतिबंध हमारे ऊपर लगाए जाते हैं जिसके तहत ही हमें डिविडेंड डिक्लेयर करना पड़ेगा। कंपनी के कुछ ऊपर कंस्ट्रेंट्स मीन्स प्रतिबंध हैं इसे। अंडर प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट ऑल अर्निंग कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड। कंपनी का ये नियम है कि आप अपनी सारी जो इनकम है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, उसके ऊपर कंपनी टू प्रोवाइड फॉर वेरियस रिजर्व्स, कुछ पैसा आपको रिजर्व करके रखना पड़ेगा। तो इन नॉर्म्स को भी हमें फॉलो करके चलना पड़ेगा, उन्हीं के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है स्टॉक मार्केट रिएक्शन। स्टॉक मार्केट रिएक्शन मीन्स अगर आप इजीली स्टॉक मार्केट से पैसा ले सकते हैं, आपकी कंपनी की रेपुटेशन मार्केट में क्या है, अच्छी है, तो डिविडेंड रेट क्या रखिए, ज़्यादा रखिए। अगर आपको लगता है कि आपकी मार्केट पोजीशन अच्छी नहीं है, स्टॉक मार्केट की कंडीशन भी अच्छी नहीं है, तो डिविडेंड रेट क्या रखा जाएगा, कम रखा जाएगा, और रिजर्व क्या किया जाएगा, ज़्यादा किया जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, in this topic we discuss about the meaning of the dividend decision and factors affecting the dividend decision. The next topic is financial planning. अब फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, मीन्स फाइनेंस से रिलेटेड प्लानिंग करना कहलाता है फाइनेंशियल प्लानिंग। इट इन्वॉल्व द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पैसे से रिलेटेड ब्लूप्रिंट बनाना, पैसे से रिलेटेड सारी प्लानिंग करना, ये कहलाता है हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फंड रिक्वायरमेंट ऑफ ए बिजनेस एंड डिटरमाइनिंग द पॉसिबल सोर्सेज फ्रॉम विच इट कैन बी रेज। फाइनेंशियल प्लानिंग में हम लोग पहले ये डिसाइड करते हैं कि हमें कितने पैसे की क्या है ज़रूरत है, फिर हम लोग ये प्लानिंग करते हैं कि वो पैसा हमें कहाँ कहाँ से मिलेगा, सोर्सेज, डिफरेंट सोर्सेज के ऊपर डिस्कस किया जाता है। सो it is the process of estimating funds required of a business and determining the possible sources from which it can be raised. नेक्स्ट आ जाता है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। अब हमारे ऑब्जेक्टिव क्या हैं, टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड व्हेनेवर दे आर रिक्वायर। मीन्स ये हमेशा पहले से प्लानिंग करके रखनी चाहिए फाइनेंशियल प्लानिंग, कि जब भी हमें पैसे की ज़रूरत होगी हमें पैसा मिल जाना चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर अनसर्टेन है, किस समय कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी ये पहले से ही पता लगाना पड़ेगा। तो पहले से एक हम लोग प्लानिंग करके रखेंगे तो हम लोगों के लिए इन फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब भी हमें पैसे की ज़रूरत होगी हम इजीली, क्योंकि हमने पहले से प्लानिंग कर रखा है, डिफरेंट सोर्सेज, अल्टरनेटिव सोर्सेज हैं हमारे पास, किसी से भी हम लोग सेलेक्ट करके हम वहाँ से पैसा अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एस्टिमेट द टाइम एट विच द फंड विल बी मेड अवेलेबल। कितने टाइम के लिए और कितना पैसा हम लोग ले सकते हैं, ये भी हमें पहले से ही प्लानिंग करके रखनी पड़ेगी। दिस इज़ द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव। And the third is raising the estimate. It includes the long term as in the financial planning manager analysis various estimate planning selecting more appropriate. जो सोर्सेस हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें से जो सबसे अच्छा सोर्स होगा, जो इजीली हमले अवेलेबल हो जाएगा आसानी से, और जिसकी कॉस्ट भी क्या होगी, कम, इंटरेस्ट कम होगा, या बाकी खर्चे, फ्लोटेशन कॉस्ट, ये सारे कम होंगे, हम उसी सोर्स को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सो नेक्स्ट आ जाता है स्पेसिफाइंग द सोर्सेज ऑफ दीज फंड्स टू सी दैट द फंड डज नॉट रेज फंड अननेसेसरी। आप इसमें ये भी ध्यान में रखें कि जो फंड ज़्यादा रेज ना कर पाए, मीन्स मार्केट से ज़्यादा पैसा ना उठा ले जिससे कंपनी के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े। दूसरा है शॉर्टेज ऑफ फंड, और इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा हमें फाइनेंशियल प्लानिंग में कि हमें उतना पैसा कम से कम चाहिए जितने की हमें ज़रूरत है, मीन्स पैसे की भी कभी कमी हमारे पास नहीं आनी चाहिए। सरप्लस फंड डू नॉट अर्न रिटर्न बट ऐड टू ए कॉस्ट। और अगर सरप्लस फंड हो जाता है हमारे पास, सरप्लस फंड का मतलब होता है अगर ज़्यादा पैसा आ गया
तो हम उसको यूज़ तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं वो हमें बियर करने पड़ रहे हैं, जैसे इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ रहा है। सो इस चीज़ का भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा फाइनेंशियल प्लानिंग में भी। ना तो हमारे अंडर फंड होने चाहिए, ना ओवर होने चाहिए, दोनों का ही हमें क्या है, नुकसान है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास importance of financial planning. Importance of financial planning means to ensure availability of adequate fund at right time. प्लानिंग हम क्यों करते हैं कि जब भी हमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, सही समय पे हमें एक एडुकेट फंड, एडुकेट मीन्स फंड में जितने की हमें ज़रूरत है, ना ज़्यादा ना कम, और राइट टाइम पे हमें इजीली अवेलेबल हो जाना है। अब सीजनल में हम बात करते हैं, कुछ बिजनेस सीजनल होते हैं, सीजन के टाइम पे हमें पैसे की ज़रूरत है, हमें पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी भी आने वाले समय में इस चीज़ की डिमांड है, हमें वही प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो इस प्रोडक्शन करने के लिए हमें इस मंथ में इतने पैसे की क्या पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए हमें फाइनेंशियल प्लानिंग क्या करना है, ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है टू सी दैट द फर्म डज नॉट रेज फंड अननेसेसरली। सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि आप अननेसेसरी फंड्स को रेस नहीं करेंगे, मीन्स एक्स्ट्रा पैसा आप मार्केट से नहीं उठाएंगे या नहीं लेंगे। क्यों? इसका एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा, क्योंकि यूज़ तो हम उसका ले नहीं रहे। फॉर एग्जांपल हमें 10 लाख की ज़रूरत है, हमने 12 लाख मार्केट से बोरो कर लिया, इसका मतलब 2 लाख का जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है वो हमारे ऊपर जानबूझ के बाकी खर्चों को भी हमारे बढ़ाएगा, एक्स्ट्रा बर्डन है, जिससे फर्म को आगे जाके क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, इट प्रोवाइड पॉलिसी एंड प्रोसीजर फॉर द साउंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फाइनेंशियल फंक्शन। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या करता है, सही पैसे सही उपयोग कराना, सही यूज़ करना, प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने में हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। इट रिजल्ट इन प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स फॉर फ्यूचर, द न्यू प्रोजेक्ट कैन बी अंडरटेकन स्मूथली। फाइनेंशियल प्लानिंग से ही हम लोग फ्यूचर के प्लान्स डिसाइड करते हैं, फ्यूचर ग्रोथ डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में हमारा क्या प्रोजेक्ट होगा, क्या प्लानिंग, कौन से प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कहाँ से पैसा अरेंज होगा। ये सारी चीज़ें हम किस में डिस्कस करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग में। इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है, इट अटेम्प्ट द अचीविंग द बैलेंस बिटवीन द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द फंड, एडुकेट लिक्विडिटी इज एंश्योर थ्रू द ईयर। पूरे साल पैसे का सही उपयोग, कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, उस सभी का हम लोग पहले से ही एस्टिमेट करके रखते हैं, ताकि अगर पैसा हमारा आउटफ्लो अगर ज़्यादा हो गया तो पैसे की कमी हो जाएगी, और अगर हमारे पास इनफ्लो भी ज़्यादा हो गया उसकी भी हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि पैसे को सही जगह भी हमने लगाना है। इस चीज़ पे भी हम पहले से ही हम डिस्कस कर लेते हैं, इसीलिए प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग ज़रूरी है। इट सर्व एज द बेसिस फॉर द फाइनेंशियल कंट्रोल, द मैनेजमेंट अटेम्प्ट टू एंश्योर यूटिलाइजेशन फंड इन ट्यून विद द फाइनेंशियल प्लान। और फाइनेंशियल प्लानिंग में ही हम फाइनेंशियल पैसे को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अगर पहले से प्लानिंग कर रखी है, पहले से हमने स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं, तो हमें पता है कि किस समय कितने पैसे की ज़रूरत है, जिससे कि पैसे का जो मिस यूज़ है वो क्या हो सकता है, बच सकता है। सो फाइनेंशियल प्लानिंग हमारे लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम लोग ये पता लगा लेते हैं कि हमें कितने पैसे की ज़रूरत है, किस समय ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन से सोर्स हैं, कहाँ कहाँ से हम लोग पैसा ले सकते हैं। सो फाइनेंशियल प्लानिंग बिजनेस के लिए क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट आ जाता है जो हमारा टॉपिक, वो है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑनर फंड एंड बोरो फंड। जो कैपिटल होती है बिजनेस की या फर्म की, कंपनी की, वो दो सोर्सेज से मिलके बनी होती है, एक ऑनर फंड से और एक बोरो फंड। ऑनर फंड का मतलब है वो पैसा जो मालिक ने लगा रखा है, ये अर्निंग जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है बिजनेस में ऑलरेडी पहले से है। बोरो फंड मीन्स जो हमने क्या ले रखा है, बोरो कर रखा है, उधार ले रखा है, कर्ज पे ले रखा है, वो कहलाता है बोरो फंड। इसी टोटल फंड्स को, दोनों के टोटल कैपिटल को क्या बोला जाता है, कैपिटल स्ट्रक्चर बोला जाता है। ऑनर फंड में आ जाता है इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व, सरप्लस, रिटेन अर्निंग। एंड बोरो फंड में आ जाते हैं आपके लोन्स, डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, डेब्ट। कैपिटल स्ट्रक्चर द मिक्स ऑफ द लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है दोनों का मिक्सअप होता है, इक्विटी एंड बोरो फंड का, दोनों का मिक्सअप से ही हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर बनता है। ना तो आप टोटली ऑनर फंड से पैसा ले सकते हैं और ना ही सारा आप डेब्ट से पैसा ले सकते हैं, इन दोनों के मिक्सचर से ही आप एक अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर बना सकते हैं। refers to the portion, capital structure refers to the portion of the debt and equity used for the financial operation of the business। ये सारा पैसा किस लिए लिया जाता है, फाइनेंशियल ऑपरेशंस करने के लिए बिजनेस के। नेक्स्ट, कॉस्ट एंड रिस्क, डेप्ट वर्सेस इक्विटी। कॉस्ट मीन्स होता है दोनों में कंपेयर किया जाता है कि डेप्ट से कितना रिस्की, जो अगर कॉस्ट किस पे ज़्यादा लगाई जा रही है, डेट पे ज़्यादा खर्चा लग रहा है हमारा या इक्विटी पे खर्चा लग रहा है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो ओवरऑल ये देखा जाता है कि डेप्ट इक्विटी रेशियो कितना है, मीन्स टोटल कैपिटल में हमारे पास
हमने बोरो कितना कर रखा है और हमने इक्विटी से कितना पैसा ले रखा है। ये सारी चीज़ें हम लोग किस में पढ़ते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, in this video discuss about the dividend decision and financial planning and capital structure of the company. In the next video we discuss the next topic of this chapter. अगर कोई नोट्स या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब थैंक यू, हैव अ नाइस डे।